तो बेटा टॉपिक लिखो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बेटा सर्कुलर मोशन में दो टाइप के होते हैं, ठीक है। मेनली दो टाइप है, बाकी बाकी के टाइप ऐसे बोलने वाली बातें होती है। मेनली दो ही टाइप है। तो पहले समझते हैं, फिर इस कहानी को लिखेंगे। तो बच्चों मान लिया एक पार्टिकल है, वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ये क्या आलू बन गया क्या? ये बिल्कुल पास से क्या है, बोर्ड में थोड़ा सा बैंड है यार, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। इसको चेंज करेंगे बोर्ड को। अब भी आलू बन गया क्या? ठीक है, अब लग रहा है सर्कल जैसा। चलो ठीक है, जो भी है। तो बच्चे ये इसका रेडियस r, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई पार्टिकल वो एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्या उसके लिए कोई एक्सेलरेशन होगा? होगा। समझो कैसे। मान लो ये पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पर, हमेशा मैंने आप लोगों को ये लास्ट क्लास में समझा दिया था, परपेंडिकुलर टू द रेडियस होती है वेलोसिटी। फिर जब वो पार्टिकल यहाँ पहुंचा, तब कैसे होगी डायरेक्शन? परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए, हमेशा रेडियस का परपेंडिकुलर होगी। तो यार आप सोच के देखो, हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है इसकी, और किस तरफ हो रही है इसकी डायरेक्शन चेंज? हाँ केशव। यार तुम्हारा नेटवर्क स्लो होगा क्या? सबके साथ हो रहा है क्या ऐसा? नहीं बेटा, केशव तुम्हारे लिए है बेटा, या तो तुम रीजॉइन करो, ठीक है। नेटवर्क इशू हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। फिर जैसे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखें, इस पॉइंट पर चेक करूँ मैं, तो वेलोसिटी कहाँ है? यहाँ। आप जरा कोशिश, एक चीज समझो, क्या हर पॉइंट पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा, पार्टिकल जैसे थोड़ा सा बढ़ना चाहता है उसे इधर खींच लेते हैं, फिर इधर खींच लेते हैं, फिर इधर खींच लेते हैं, हर बार ऐसा ही हो रहा है? समझ में आ रही है चीज? यानी कोई एक फोर्स है, पहले ये समझो फोर्स है, जो इसको सेंटर की तरफ बार बार खींच रही है। ये चीज समझ में आ रहा है? जो एक्चुअली में क्या कर रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है। पार्टिकल की स्पीड चेंज कर रहा है क्या? नहीं, स्पीड में उसका कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, डायरेक्शन में चेंज कर रहा है। इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन भी आएगा। तो फिलहाल अपन एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, देन आफ्टर इसी का फोर्स पढ़ लेंगे, ठीक है। तो एक एक्सेलरेशन है जो हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा है, और एक्चुअली में इसी की वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा है। अगर नहीं होता तो पार्टिकल सीधा निकल जाता ना, घूमा ही क्यों? क्योंकि सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लग रहा था, जो इस पार्टिकल की वेलोसिटी की क्या कर रहा था, डायरेक्शन चेंज। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या करता है एक्चुअली में, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है। पहली बात क्लियर हुई, यस और नो? पक्का? तो टॉपिक डालो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हाँ बिल्कुल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायग्राम उसी में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में बनाना।
एक मिनट। डन, बन गया। लिखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कॉज, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कॉज centripetal acceleration cause change in direction, change in direction of the instantaneous velocity। ये सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है। दूसरे पॉइंट में लिख दो इट डज नॉट चेंजेस, स्पीड लिख दूं या मैग्नीट्यूड लिखूं, जैसा भी लिखना हो आप लोगों की इच्छा, या तो दोनों लिख दो, स्पीड भी लिख दो एंड चाहो तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोल सकते हो। इट डज नॉट चेंजेस स्पीड, ब्रैकेट में लिख दो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। होता कितना है ये, देखो इसको ए सी से डिनोट करते हैं। ए सी ये होता है वी स्क्वायर बाय आर। कैसे आया, कुछ भी फॉर्मूला बता दूंगा, मान लोगे? कैसे आया तो निकालें, ट्राई करें निकालने का। चलो तो फॉर्मूला पहले आप लोग लिख लो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ोगे तो उस टाइम आपको जरूरत पड़ेगी। तो एक बार फॉर्मूला लिख लो इसका, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। डेरिवेशन कोई खास रोल नहीं है, पर एक बार के लिए बताना जरूरी है तो बता देता हूँ। लेट अस सपोज बेटा यहाँ पर जो वेलोसिटी वेक्टर था उसका नाम था वी ए, और यहाँ पर जो पहुँच गया वो था वी बी। ठीक है, वी ए एंड वी बी। ये जो एंगल कवर किया हम लोगों ने, इस एंगल को नाम दिया थीटा। ठीक है, तो यार वेलोसिटी में कुछ तो चेंज आया है ना, कुछ तो चेंज आया। कितना चेंज आया वेलोसिटी में, डेल्टा वी, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ। देखो मैग्नीट्यूड वाइज चेंज नहीं आया, मैं फिर से वही कह रहा हूँ, डायरेक्शन वाइज चेंज आया तो वेलोसिटी तो चेंज मानेंगे ना। तो डेल्टा वी कैन बी रिटन एज वी बी माइनस वी ए, यस और नो। ठीक है, या फिर इस बात को अगर थोड़ा सा और अच्छा लिखना चाहूँ, चेंज इन वेलोसिटी तो यही होता है ना, इस बात को थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहूँ तो वी बी प्लस माइनस का वी ए लिखा जा सकता है। तो अब मुद्दा है इन दोनों का रिजल्टेंट मुझे निकालना है। डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे। कैसे निकाल सकते हैं, रूट ऑफ वी बी का स्क्वायर वी ए का स्क्वायर प्लस टू वी बी वी ए कॉस। अब एंगल चाहिए दोनों का, कितना एंगल होगा, ये है मुद्दा, एंगल कितना होगा। अच्छा एक बात बताओ, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा यहाँ पर बना दूँ, चलेगा? ये हो गया आपका वी ए, यार इसका नेटवर्क इशू आज ज़्यादा ही हो रहा है, वी ए। और अगर ध्यान दो तो ये वी बी वाली लाइन इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो मैं एक बार के लिए ये वाली लाइन को शिफ्ट करके यहाँ पर ला रहा हूँ, एग्जैक्टली कॉर्नर पे, मैंने इसलिए डॉटेड ही बनाया। और ध्यान दो ये वाला एंगल थीटा होगा। देखो मैंने कुछ नहीं किया, रेडियस वाली लाइन, इस वाली लाइन को मैं यहाँ पर नाम भी देता हूँ ओ, और इसको नाम देता हूँ एक्स। चलो तो ये ओ एक्स लाइन थी और ये ओ वाई लाइन थी। तो ये बताओ ओ एक्स और ओ वाई के बीच का एंगल थीटा ही तो था, ठीक है। और इसके 90 डिग्री पर प्रेजेंट था कौन, वी बी। देखो वी ए के 90 डिग्री पर ओ आई है, हाँ या ना, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। और एक्स ओ और बी वाला वी बी वाली लाइन ये भी तो 90 डिग्री पर है ना। तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, थीटा। बोलो इस बात से कोई तकलीफ,
तो क्या वहाँ पर कॉस थीटा लिख दूँ? नहीं, बेवकूफ़ी हो जाएगी। देखो इसने दूसरा वेक्टर क्या लिया है, माइनस का वी है, मतलब मेरे को इसकी डायरेक्शन अपोजिट करनी पड़ेगी, माइनस है ना। तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना, पाई माइनस थीटा। समझ आया? बोलो कहानी क्लियर हुई नहीं हुई? इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो, कुछ भी नहीं है खास बात बेटा। ओ वाई को मैंने इसको आगे शिफ्ट किया, ये देखो ओ वाई आगे शिफ्ट किया, और ओ एक्स को इसके यहाँ पर लेकर आ गए। देखो मैंने यहाँ पर बनाया ओ एक्स लाइन, ठीक है। अब मुझे पता है ओ वाई और ओ एक्स के बीच का एंगल है थीटा। दूसरी बात, वी बी वैक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन ओ एक्स, तो ओ एक्स पे 90 डिग्री बनाया मैंने। अब लाइन्स एंड एंगल्स की कहानी है पूरी, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला वापस से थीटा, ठीक है। अब अगर बच्चे ये थीटा, तो ये पूरा लीनियर पेयर, बिकॉज ऑफ मुझे वेक्टर वी ए प्लस का नहीं माइनस का चाहिए। माइनस मतलब क्या होता है, वेक्टर की डायरेक्शन बदल देना। तो अगर ये थीटा, तो ये वाला क्या होगा, 180 माइनस थीटा, जिसको मैंने लिखा पाई माइनस थीटा। पुट कर दे वहां पर, तो कॉस पाई माइनस थीटा। बोले ये बात सबको क्लियर है? मैग्नीट्यूड तो सभी वेलोसिटीज के सेम है ना, अंदर तो मैग्नीट्यूड रखते हैं ना, वेक्टर तो रखते नहीं है, वी ए वी बी सबके मैग्नीट्यूड तो सेम है। तो मैं डायरेक्ट मैग्नीट्यूड सॉल्व कर रहा हूँ, रूट ऑफ, देखो वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर 2v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर, और कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, गुड। तुम लोग को पढ़ाया था ना मैंने एंगल वाला कहानी, 90 वाला। 2 जब भी होगा तो साइन और कॉस चेंज होगा क्या, फिर तो माइनस का कॉस थीटा, इन दोनों में से मैंने 2v सॉरी वी स्क्वायर बाहर ले लिया, तो बाहर बचा v, और 2v ले लूँ क्या बाहर, चलो रूट 2v, अंदर बच गया रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। अब आगे कैसे सॉल्व करें, थोड़ा सा तुम लोगों से जानना चाहता हूँ मैं, लगाओ दिमाग। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, मैंने पढ़ाई है। एक काम करो, यहाँ तक नोट डाउन करो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। या बता ही दूँ, cos थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हाफ एंगल फॉर्मूला भूल भाल गए, याद करो याद करो। cos 2x को क्या लिख सकते हैं, एक तो फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या फिर आप बोल सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। यहां पर देखो 2x की जगह तो थीटा है, तो x की जगह पर क्या आएगा, थीटा बाई 2, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात, अब इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करें, तो देखो अगर 1 माइनस, मुझे 1 को हटाना मेरा पहला टारगेट होना चाहिए, दोनों में से कौन सा यूज करें कि 1 हट जाएगा, अगर कॉस वाला यूज कर दिया तो 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे कौन सा यूज करना है, सेकंड वाला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो रख देते हैं वहां पर, तो रूट 2 v, और अंदर बचा रूट ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। इसको मैंने फर्दर सॉल्व किया बच्चे, तो डेल्टा v का मैग्नीट्यूड आ गया मेरे पास रूट 2v, और 1 से 1 कट जाएगा और वो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो माइनस का रूट 2, और साइन स्क्वायर था तो उसका रूट क्या हो जाएगा, रूट साइन थीटा बाई 2, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या बना 2, तो 2v साइन थीटा बाई 2। यहाँ तक का पार्ट नोट करो, इक्वेशन 1 नोट डाउन करो।
अगर ये एंगल इस डायग्राम से समझना आ रहा हो तो दूसरा तरीका भी है समझने का, उससे भी समझा सकता हूँ। ये समझ में आ गया ना अच्छे से? आपने पूरा एनएलएम चैप्टर ऑनलाइन पढ़ा है ना? ऑलमोस्ट। एनएलएम आए कब आप? अरे तुम्हारा दोस्त कभी दिखा नहीं दिखा? वो स्पर्श तुम्हारे घर के सामने ही तो रहता है वो। ये चाली गली में कभी मिला नहीं मिला? क्या हुआ उसका? कुछ डब्बा गोल या सही रहा? हम्म। और कम करूं? अच्छा, मतलब बढ़ा दूं? मैं तो कहता हूँ चलाने की जरूरत ही क्या थी। चलो आगे बढ़े। अच्छा, जिनको इससे समझ नहीं आया मैं एक बार के लिए बता देता हूँ यार, तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो कि इस वी ए को उठाकर यहाँ पर रख दें। मान लेते हैं वी ए ये है, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये वी ए वाला इस लाइन का परपेंडिकुलर है और ये वाला इस लाइन का परपेंडिकुलर है। दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है वही उनके परपेंडिकुलर में भी होता है। तो ये एंगल अगर थीटा, तो इसका तो उल्टा लेना है ना मुझे, तो ये कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ठीक है ना। चलो अब बच्चों एक बात बताओ, ये पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, हमने ये अज्यूम किया। तो अगर मैं टाइम निकालना चाहूँ वाई से एक्स तक के मूवमेंट का, वाई से एक्स तक के मूवमेंट का कैसे निकाला जा सकता है? तो मेरे पास एक रास्ता है। क्या? डिस्टेंस उसने कवर किया है, आर्क लेंथ, जिसको मैं एक बार के लिए स्मॉल एल बोल दूं या एक्स वाई बोल दूं। तो एक्स वाई अपॉन, अगर मैं टाइम बोलूं तो यही एक स्पीड होता है। स्पीड तो कांस्टेंट था ना, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसमें वेक्टर करके मैग्नीट्यूड भी कर देता हूँ, कंफ्यूज मत हो ना, स्पीड है ये, ठीक है। तो मुझे तो चाहिए टाइम, तो एक्स वाई पहले तो कैसे निकालें? तो यार मुझे थोड़ा थोड़ा सा उड़ता उड़ता सा याद आ रहा है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता था, पढ़ा था। तो क्या मैं थीटा इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन आर लिख सकता हूँ? तो एक्स वाई कितना आएगा? आर थीटा। कैसे निकाला? थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से रख दे यहाँ पर। तो अगले स्टेप में मैंने लिखा एक्स वाई की जगह तो आ गया आर थीटा, और नीचे इस वेलोसिटी को लेके आ गया, मैंने निकाला टाइम, इक्वेशन 2। कोई दिक्कत इस बात से?
इजी। चलो अब मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, जगह कम लग रही है मुझे। इसी वाले पार्ट को मिटा दूँ। चलो 2 लाइन और है, ये फटाफट लिख लो, फिर मैं इस वाले पार्ट को मिटा दूंगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा पार्ट है। मोहन प्यारे आ जाओ दुनिया में। बेटा ये डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड नहीं होता। एक्स वाई स्ट्रेट लाइन है नहीं है, ये आर्क लेंथ है। मैं लिख भी देता हूँ, वो वाला पार्ट यहीं पे सेंस करके लिख लेना तुम लोग। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस दैट इज एक्स वाई अपॉन आर। मैं आज की क्लास बहुत स्लो स्लो कन्वे कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डन। तो अब बच्चे मुझे चाहिए एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन ए नेट का मैग्नीट्यूड। ये वर्ड पे मैं थोड़ी देर बाद वापस आऊँगा कि मैंने ये क्यों लिखा। ठीक है, ये मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूँगा जब मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पढ़ा दूँगा। इज इक्वल टू क्या डेल्टा वी बाय डेल्टा टी बोला जा सकता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, है ना। एक्चुअली मैं इसको मैं वेक्टर डाल के मैग्नीट्यूड भी डाल देता हूँ। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। क्या हम ये दोनों चीज़ें निकाल चुके हैं? डेल्टा वी कितना निकाला था? 2v साइन थीटा बाई 2, और डेल्टा टी यानी टी अभी अभी हमने निकाला, कितना आया था? क्या? अरे यार क्या अभी आर थीटा अपॉन वी, तो मैं इस वी को ऊपर भेज दूं। चलो मैं यहीं पे लिखता हूँ, फिर अगले स्टेप में भेज दूंगा। तो ये बन गया 2v² साइन थीटा बाई 2 अपॉन आर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब अगली बात यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली बेटा ये वेलोसिटी ऐसे थोड़ी तुम चेक करोगे कि एक बार यहाँ चेक किया एक बार यहाँ चेक किया, जस्ट अगल बगल में। रियलिटी में ये बिल्कुल पास पास होते हैं और ये थीटा की वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोल दूँ थीटा इज वेरी स्मॉल। थीटा अगर बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा बाई 2 कैन बी रिटर्न एज थीटा बाई 2। अगर बहुत छोटा होता है ना एंगल, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा लिखा जा सकता है। तो बस लिख दो यहाँ पर। तो क्या बन गया 2v² थीटा बाई 2 अपॉन आर थीटा। थीटा से थीटा गुजर गया, 2 से 2 गुजर गया, क्या बचा? दिस इज नोन एज AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्चुअली मैं यहाँ पर एक वर्ड में एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ, एक लाइन और। इस लाइन को मैं समझाऊंगा आगे, जो मैंने अभी कहा था ना 2 मिनट पहले। इक्वेशन 2 जब हमने निकाला था ना, तो वहाँ पर हमने एक बात बोली थी, स्पीड इज कांस्टेंट। तभी तो निकाल पाए। स्पीड अगर चेंज हो रहा होता फिर कैसे निकालते v/t करके। तो हमने एक अजम्पशन लिया था, क्या? v इज कांस्टेंट, कांस्टेंट। सो आप लोग लिख लेना at इज इक्वल टू 0, दैट इज वाई a नेट इज इक्वल टू AC। ये यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेना, ये लिखने से पहले। ठीक है, ये ब्रैकेट लिखने से पहले ये पॉइंट लिख लेना, फिर ब्रैकेट लिख देना। AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, मैंने यही तो कहा भी, एक अगले पॉइंट में समझाऊंगा। हाँ बालक। सर आपने जो AC इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय r बताया वो समझ में आया, उसके बाद आपने क्या बताया? बेटा यहाँ पर देखो थीटा से थीटा कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा क्या यहाँ पर v² बाय r। तो मैंने इसी को नहीं सर, इसके बाद आपने जो लिखा है वो v कांस्टेंट।
मैंने बोला स्पीड कांस्टेंट लिया था अपन इक्वेशन 2 में, हाँ या ना? लिया था। अगर स्पीड कांस्टेंट होता है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा। मैं ये अगले पॉइंट में बताऊंगा, इसलिए तो मैंने कहा अभी लिख लो, सिर्फ लिखने के लिए बोला, समझाया नहीं मैंने। तो यहां पर हम बोल सकते हैं ए नेट इज इक्वल टू ए सी, ये अगले पॉइंट में समझाऊंगा मैं। तो हम बोल सकते हैं ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। अच्छा एक और चीज, ओमेगा के टर्म्स में भी तो निकाल सकते हैं इसे। वी इज इक्वल टू आर ओमेगा पढ़ा था, ओमेगा आर पढ़ा था, याद है वेक्टर फॉर्म में, ओमेगा क्रॉस आर। चलो मैं स्केलर फॉर्म में लेता हूँ, आर ओमेगा लिख दूँ या ओमेगा आर, कुछ भी लिख दूँ, स्केलर फॉर्म में ले रहा हूँ। तो ए सी इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय आर, कितना हो गया ये? तो इसको एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के फॉर्म में भी लिखते हैं, ये इसका एक और फॉर्मूला बन गया। करवाया था डेरिवेशन, स्कूल में करवाया था डेरिवेशन। अगर मैं डेरिवेशन नहीं करा था तुम लोग मेरे पे चढ़ते नहीं, पहले ऐसे तैसे मान ले विथ क्वेल बाय आल, है ना, लड़ते पर तुम लोग मेरे से। एक्चुअली में शायद दे रखा है ना इसका डेरिवेशन, नहीं दे रखा, नहीं दिया हुआ इन्होंने भी ना, नहीं इन्होंने डेराइव नहीं कर रखा इसको, इन्होंने वेक्टर फॉर्म में समझा दिया बस। वेक्टर फॉर्म में करा हुआ है इन्होंने, कंपोनेंट लेकर। छाप लिया, हो गया। चलो अब टॉपिक डालो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हाँ दूसरा एक्सेलरेशन है, एक्चुअली में दो ही एक्सेलरेशन है मेनली, अब इसी को 50 तरीके से बताते हैं, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो बच्चों देखो अभी तक अपन ने एक बात कही थी कि सर्कुलर मोशन कर रहा था और उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल था सर्कुलर मोशन के पीछे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्चुअली फोर्स, और फोर्स से एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो एक्चुअली में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल था जो इसको सर्कुलर मोशन करवा रहा था। लेकिन कोई ऐसा सर्कुलर मोशन हो रहा हो जिसमें इस पार्टिकल की स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही हो, ऐसा भी तो सकता है इंक्रीज और डिक्रीज कर रही हो या चेंज हो रही हो, तो क्या इसका मैग्नीट्यूड एसी चेंज कर सकता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता। वो देखो हर बार क्या कर रहा था, सिर्फ खींच रहा था,
मैग्नीट्यूड वो कैसे चेंज करेगा? मैग्नीट्यूड चेंज होता तो सर्कल ही छोड़ देगा। अगर AC ने मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया फिर तो सर्कल ही छोड़ देगा। तो इसके लिए एक दूसरा एक्सेलरेशन आता है, ठीक है। वो एक्सेलरेशन कौन सा डायरेक्शन में लगता है? उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, मे बी पैरेलल और मे बी एंटी पैरेलल। पैरेलल और एंटी पैरेलल का कंसेप्ट समझा देता हूँ। अगर वेलोसिटी बढ़ रही हो तो इसी तरफ, वेलोसिटी घट रही हो तो इसका उल्टा। सिंपल। निकालेंगे कैसे? इसको निकालना बहुत आसान है। ए टेंजेंशियल, क्या चेंज इन स्पीड का रेस्पॉन्सिबल वही है? वही है ना चेंज इन स्पीड के लिए रेस्पॉन्सिबल। तो हम क्या बोलेंगे? चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम, ये होता है टेंजेंशियल। और अगर स्पीड कांस्टेंट होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना? जीरो। मैंने यही तो बोला था, यही बोला था। और अब ये बात कैसे आई, ये इसके अगले टॉपिक में बताऊंगा, ठीक है। बेटा जब नोट्स बनाओ तो उस वक्त नोट्स हमेशा स्मार्टली बनने चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब तुम पढ़ रहे हो तो तुम अगले टॉपिक से वापस जाकर वहां पर थोड़ी ये लाइन लिख पाऊंगा मैं क्यों हुआ था। तो मैंने यहाँ पर बना दिया, जब नेक्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तब तुम्हें खुद रिकॉल हो जाएगा अगला टॉपिक, हाँ ये इस वजह से हो रहा था, ठीक है। जागो मोहन प्यारे, ऐसे क्या आलसियों के जीवन जी रहे हैं, हाँ, पढ़ लेंगे हैं। अरे बेटा मेरी भी खराब है, 2 दिन से खराब है, ऊपर से आज फर्स्ट में भी हूँ मैं भी। एनर्जी तो रहनी चाहिए, ऐसे क्या दुखी दुखी हैं। दिमाग पे हावी मत होने दिया करो, बीमार है और ये सब होता रहता है। कितनी खुशी मिली। भाई ने अभी अभी एक रॉकेट लॉन्च किया, तो बैठे बैठे गेम खेल रहा था कि क्या ये मार्कर कैप, मतलब कैप डायरेक्ट मार्कर के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। समझ आ रहा है ये टेंजेंशियल हाँ या ना? क्लियर हुआ? पक्का। अच्छा एक और गेम, आपने एक एक्सेलरेशन पहले भी तो पढ़ रखा था, कौन सा एक्सेलरेशन पढ़ा था? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एक एंगुलर पिछले पहले पढ़ के आए हो, एक सेंट्रीपिटल आज पढ़ लिया, एक टेंजेंशियल आज पढ़ लिया, 3 तो हो गए। ये यार इतना सारा कंफ्यूजन हो गया। ये तो टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल तो क्लियर हो गया आप लोगों को, ये तो क्लियर है। सेंट्रीपिटल क्या कर रहा था? सर्कुलर मोशन करवा रहा था। टेंजेंशियल क्या कर रहा था? वेलोसिटी में चेंज कर रहा था, ठीक है ना। ठीक। अब ये एंगुलर एक्सेलरेशन क्या कर रहा था? यार एंगल में चेंज मतलब तो यार तुम वही बात बोलती हो, फिर तो सेंट्रीपिटल हो गया वो तो। नहीं, समझो, ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पढ़ा है ना आपने, एक्चुअली में इसी से रिलेटेड है वो सेंट्रीपिटल एंगुलर एक्सेलरेशन। कैसे? एंगुलर एक्सेलरेशन कब आएगा? जब ओमेगा में चेंज हो रहा होगा, यही पढ़ा था अपन ने। चाहो तो पीछे नोट्स पलट के देख लो एक बार, अल्फा कब पढ़ा था अपन ने, बना तो रखे हैं ना, देखो उसमें अल्फा चेक करो। अरे इतना पीछे कहाँ, कल की क्लास में ही था बेटा।
कल की क्लास में पढ़ा था ना अल्फा, हाँ देखो ये इसके बाद होगा अल्फा। अरे एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ा तो दिया था ना मैंने अल्फा। आपने अपने थोड़ा जरा, हाँ तो मिल गया सबको अल्फा। तो हम लोगों ने एक बात बोली थी, a इज इक्वल टू आर अल्फा, बोला था क्या उसमें? नहीं बोला था शायद, वहां पर मैंने बोला ही नहीं होगा, ये नहीं बोला होगा। चलो, तो बेटा वो अल्फा कब अराइज होगा? जब ओमेगा में चेंज होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो कभी ओमेगा में चेंज करेगा ही नहीं, इसके लिए अपन ने क्या पढ़ा था, ए सी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। ये थोड़ी ओमेगा में कोई चेंज करेगा, ये तो खुद ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, ये तो चेंज नहीं करेगा। मतलब सारी चेंज की कहानी किस पे डिपेंड करती है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पे। तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी किसका प्रॉपर्टी है? टेंजेंशियल का। और इसीलिए एक वर्ड बोलते हैं ए टी इज इक्वल टू अल्फा आर, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो क्रॉस प्रोडक्ट अल्फा क्रॉस आर, स्केलर फॉर्म में लिखना चाहो तो ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा हो गया। अल्फा आर बोलो आर अल्फा बोलो, तुम्हारी इच्छा, ठीक है, समझ आया हाँ या ना? तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन आपने पढ़ा था वो किसके लिए था? टेंजेंशियल के लिए पढ़ा था। और वो भी कब आएगा अल्फा? जब ओमेगा में चेंज हो रहा हो। और ओमेगा में चेंज किस वजह से होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से होगा। ओमेगा में देखो, v में चेंज मतलब ओमेगा में चेंज, स्पीड में चेंज मतलब ओमेगा में चेंज, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज। तो एंगुलर वेलोसिटी में चेंज कब आएगा? जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो, ठीक है ना? डन, पक्का? मन रखने के लिए हाँ मत बोलना, समझ में आया ना? चलो देखो, तो ये तीसरा एक्सेलरेशन भी खत्म, अब चौथे पे चलते हैं। कितनी सारी कहानियां पढ़ा दी चल। अब इसमें कंफ्यूजन भी होता है कुछ चीज़ों को देखकर। डन, अब लिखो टोटल एक्सेलरेशन ए नेट। ए नेट, तो अब हम लोगों ने कुछ चीज़ें जान ली है। पहली चीज़ जान ली है ए टी कितना होता है, आर अल्फा बोल सकते हैं, डी वी बाई डी टी भी बोल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना डी वी का मैग्नीट्यूड बाई डी टी, यानी स्पीड, चेंज इन स्पीड, ठीक है ना? और हम लोगों ने पढ़ लिया ए सी क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर बोल सकता हूँ, ठीक है? अगर मैं डायग्राम देखूँ यहाँ पर, तो ए सी की डायरेक्शन एक्चुअली में किस तरफ लग रही थी? टुवर्ड्स द सेंटर। ए सी हमेशा कहाँ लगता है? सेंटर की तरफ, ठीक है ना? हर बार सेंटर की तरफ ही तो खींच रहा था वो। तो ए सी ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। और ए टी हो सकता है ऊपर या हो सकता है नीचे, फिलहाल मान लेते हैं इंक्रीजिंग वेलोसिटी थी, ऊपर लग गया ए टी, ठीक है? तो यार इनका कोई एक रिजल्टेंट भी तो होगा, रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट कैसे निकाले? तो देखो, अब इसमें लगता है आपका वही पैरेललोग्राम लॉ। एक्चुअली में दोनों सिंगल डायरेक्शन नहीं है ना, तो किसी एक को मूव कर देंगे। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं हम लोग। ए टी को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, पैरेलल शिफ्ट कर दिया, और अब बना दो रिजल्टेंट। बेटा याद है ना, दो वेक्टर को तभी जोड़ सकते हो जब एक के सिर पे दूसरे का पैर हो, यहाँ तो जोड़ नहीं सकते थे हम, ठीक है? तो ये हो गया आपका ए टी, ये हो गया ए नेट। अब सारी कहानियाँ करते हैं डिस्कस। यार ये पॉइंट तो मुझे भी थोड़ी देर बाद समझाना था तुम लोगों को, चलो पहले करता हूँ, देखता हूँ जगह वो मिटा दूंगा, सर्कल मिटा दूंगा है ना।
तो अगर मैं ए नेट का मैग्नीट्यूड निकालूं तो वो कितना आएगा? रूट ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 280 ए सी कॉस कॉस थीटा दिया हुआ तुमने यार। ये कॉस कौन सा एंगल होता था? इन दोनों वेक्टर के बीच का ही तो एंगल होता था। कितना है? 90। खत्म कहानी। ये पूरा पार्ट तो कितना हो जाएगा? 0। तो अब बचा रूट ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए टी की वैल्यू हमें पता है कितना? आर एल्फा का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर का स्क्वायर। अगर मैं इन सब में से आर कॉमन ले लूँ बाहर, आर स्क्वायर एक्चुअली में आएगा, बाहर आके कॉमन आर बन जाएगा। तो रूट एल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, ये होता है एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ ए नेट। ठीक है, कोई दिक्कत? अभी और बात खत्म नहीं हुई यहाँ पर। अगर इस पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट होती, सोचो इस पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट होती तो at कितना होता? अगर स्पीड में चेंज नहीं आ रहा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 तो रिजल्टेंट कितना आता? देखो at 0 हो गया तो सिर्फ ac आता। तो मैंने यही बात तो बोली थी, अगर a टेंजेंशियल इक्वल टू 0 तो a नेट किसके बराबर होगा? ac के। लेकिन फिर से मुद्दा आया यार, मैंने उस बार ये a नेट क्यों बोला था? इसको डेल्टा v बाई डेल्टा टी को a नेट क्यों बोल दिया? तो ये अगला डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट हर टॉपिक में निकल के आ रहा है, समझ में आ रहा है? इसलिए अब इसको 7 जगह लिखवाने से अच्छा एक जगह लिखवा दिया ना आपको। बेटर किया गलत किया? समझ आ रहा है क्यों बोला मैंने उस टाइम? चलो इसे नोट डाउन करो, अभी खत्म नहीं हुआ, इसमें और भी चीजें लिखनी है। इसमें एंगल निकलवाया जाता है, ए नेट का एंगल निकाल के बताओ। कोई सोना बैठा नहीं है, पंखा किसने चलाया? हो गया? छाप लिया? चलो बेटा, एक्चुअली में आप ध्यान से सोचो, ये ए नेट कोई और एक्सेलरेशन है क्या? नहीं, ये रियल में तो AC और AT से मिलके बनी हुई चीज है ना, रिजल्टेंट की तो बात कर रहे हैं। ए नेट तो कोई अलग चीज नहीं है। रियल में बाहर से अगर मैं देखूं, मैं बोलूं इस पार्टिकल की वेलोसिटी कहाँ है, अगर इसकी स्पीड में चेंज हो रहा है तो इधर की तरफ, मैंने ये बोला, यानी इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो मुझे तो ये दिख रहा है ना, और ये जो भी एक्सेलरेशन होगा
इसी एक्सेलरेशन को तो हम लोग चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम बोलते हैं, डीवी बाई डी टी। ठीक है, और इसी को आपने क्या नाम दिया फिलहाल, ए नेट। तो ए नेट का मैग्नीट्यूड कैन बी रिटन एज dv बाई डी टी का मैग्नीट्यूड। अब दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ये dv बाई डी टी का मैग्नीट्यूड कभी भी ये और ये दोनों सेम चीज नहीं होते, याद रखना। उस बार हमने क्या पढ़ा है, चेंज इन स्पीड बाय चेंज इन टाइम, और अभी मैंने क्या बोला, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस है। तो ए नेट को हम ये लिख देते हैं, कई बार बुक्स लिख कर दे देंगे आपको, क्वेश्चन में एग्जामिनर दे देगा ऐसे, कंफ्यूज मत होना। मॉड पे ध्यान देना, मॉड बाहर दे रखा है कि अंदर दे रखा है। अंदर दे रखा हो तो क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बाहर दे रखा है तो क्या है, नेट एक्सेलरेशन। क्लियर हुआ? तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो लास्ट बात बोली है, ए नेट इज इक्वल टू ए सी, ये तो बता ही दिया था ना मैंने, और कुछ? अच्छा, मैंने ये बोला था कि वहां पर जब मैंने डेरिवेशन शुरू किया था तब मैंने ए नेट इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी बोला था, याद आ रहा है? इसीलिए बोला था, ये पूरे का मैग्नीट्यूड है। ठीक है ना, ये पूरे का मैग्नीट्यूड है। तो ए नेट को क्या बोल सकते हैं, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी का मैग्नीट्यूड। और ए टेंजेंशियल क्या होता है, चेंज इन स्पीड बाय चेंज इन टाइम। समझ में आ रहा है? इसको बड़े पेशेंस के साथ समझना, पेशेंस के साथ लिखना। ठीक है, तो ये वाला टर्म अभी मत लिखो, इसको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डलवा के लिखवाऊंगा। ये चीजें लिखी ली होगी आपने, समझा भी दिया मैंने। अब एक लास्ट चीज बचती है, एंगल निकालना, कि रिजल्टेंट का एंगल रेडियस के साथ कितना होगा। हाँ बालक, सर आपने जो एक्सलेशन वाली चीज बताई है, वो 3 पॉइंट्स बताए हैं उसके बाद कोई बात नहीं, अभी समझाता हूँ 2 मिनट बाद। अभी एंगल निकाल लेते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रिजल्टेंट जो वेक्टर है इसका एंगल रेडियस के साथ कितना है। ठीक है, यानी कि आपसे ये एंगल पूछेगा, वो बताओ, ये वाले एंगल को नाम दे देते हैं 1 मिनट के लिए बेटा। ठीक है, तो आपसे पूछेगा ये बेटा एंगल बताओ कितना होगा। तो कैन आई राइट टेन बेटा इज इक्वल टू, राइट एंगल ट्रायंगल ही दिख रहा है सबको, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 80 बाय ए सी का मैग्नीट्यूड, और बीटा इज इक्वल टू रिटर्न एज टेन इनवर्स 80 बाय ए सी। पर पता है वो बीटा से ज़्यादा क्या पूछना पसंद करता है, उसको पता है तुम लोग बीटा ट्रायंगल देख के निकाल लोगे, तो इसलिए वो हमेशा पूछना प्रिफर करता है अल्फा, ये वाला एंगल, उसको ये एंगल पसंद होता है हमेशा। तो कैन आई राइट टेन अल्फा, सेम तरीके से लिख सकते हैं, टेन अल्फा इज इक्वल टू, देखो इस बार अगर पैरेललोग्राम लॉ से आप इसको शिफ्ट करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, ए सी, देखो जरा, तो ए सी बाय 80, और अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए सी बाय 80। ठीक है ना, तो ये पूछना प्रेफर करेगा अल्फा ज़्यादा इसकी बजाय। ठीक है, क्लियर हुआ हाँ या ना? पक्का? दोनों में से जो पूछा जाए, मैंने तुम लोगों को फॉर्मूले और की सारी कहानी बता दी। ये तुम्हारा वो वाला पोर्शन खत्म होता है जो तुम्हारे प्रोजेक्टाइल मोशन में एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, दिख रहा है वो एक पेज एनसीईआरटी का, इतनी छोटी सी बात लिखी हुई है उसमें। अब इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में खूब सारे, और फिर स्टार्ट हो जाएगा हमारा एनएलएम वाला पार्ट, फोर्स। मेन समझने वाला पार्ट है ना, यही था बच्चों, अगर ये समझ में आ गया ना, सर्कुलर मोशन झेल जाओगे। अब ये एक पॉइंट जो बचा हुआ है ना, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लिखवाना है, मैं बता रहा हूँ जैसा कि, तो अब लिखते चलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब पूरी क्लास उसी में निकल जाएगी।
डन हो गया। लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट वाइज एरो डाल के पॉइंट लिखते चलना। पहला पॉइंट लिखो, इफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन is directed in the direction of speed, सोच के बताओ क्या होगा, स्पीड इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। तो अगर वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड की ही डायरेक्शन में लग रहा है तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो लिखो देन द स्पीड ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। लास्ट में लिख देना एंड इट्स वाइस वर्सा। दूसरा पॉइंट बना के लिखो इस चीज को कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो रिड्यूस करेगी, एंड इट्स वाइस वर्सा। नेक्स्ट पॉइंट, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन the speed of particle in uniform circular motion, the speed of particle is constant. Its tangential acceleration will be कितना होगा, सोचो मैंने क्या बोला, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो याद करो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता था उसमें, लास्ट क्लास में बताया था ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, अल्फा जीरो हुआ था ना। देखो पीछे पलट के देखो आराम से, जल्दीबाजी नहीं है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए क्या बोला था, अल्फा इज इक्वल टू जीरो, और अल्फा जीरो हो गया तो क्या एटी जीरो हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखवाया आपको, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, स्पीड ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, इट्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज जीरो। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर कुछ पॉइंट आप लोगों को बनवा के लिखाता हूँ। काव्या का डाउट था कल तमद नहीं आया, काव्या नहीं तमद आया था ना। यस सर। चलो तो अच्छे चलते हैं, तमद में आता है, ठीक है। सबसे पहले इस पॉइंट के नीचे लिखो बेटा, ये जो टर्म मैं बार बार यूज कर रहा हूं ना, इसका मतलब है स्पीड, ठीक है, इसका मतलब है स्पीड, इसका मतलब है वेलोसिटी। कौन सा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कौन सा, इंस्टेंटेनियस, किसी भी इंस्टेंट पे। मैंने जो वी ए वी बी यूज किया सब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थे। इसी की जगह मैंने कई बार सिंपल वी भी लिखा है, उसका मतलब भी स्पीड है, ठीक है। और मैंने बार बार समझाया आप लोगों को बेटा, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो उसी को क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, बताया ना मैंने कई बार। तो अब मैंने कहा आपसे इस पॉइंट में क्या बोला कि अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मतलब कि स्पीड कांस्टेंट है, इफ कांस्टेंट, देन मैं क्या बोल सकता हूं, अगर ये कांस्टेंट तो बेटा इसमें चेंज भी क्या होगा, जीरो, कोई चेंज ही नहीं होगा। तो यानी कि बेटा इसी बात को तो हमने ए टेंजेंशियल बोला था, मैंने यही बोला ना, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। अगर v कांस्टेंट है तो भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो इस पॉइंट में ये लिखो पहली बात। ये अभी जो पॉइंट लिख रहे हैं, दूसरा पॉइंट लिखवाना चालू कर दिया था ना मैंने, सेकंड पॉइंट। हाँ
सेकंड पॉइंट में लिख पा रहा हूँ मैं ये। अभी सेकंड पॉइंट खत्म नहीं हुआ है, लिखने के बाद भी चलेगा अभी। लिख लिया, लिखो आगे। बट इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, बट इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, direction of motion is changing continuously. अगर इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेलोसिटी भी चेंज हो रही है बेटा। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो भी वेलोसिटी चेंज मानूंगा मैं। और अगर तो लिख लो दैट रिप्रेजेंट चेंज इन वेलोसिटी, दैट रिप्रेजेंट चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, एक्चुअली वेक्टर लिख देना, दैट रिप्रेजेंट चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, है ना, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी थी ना। और अगर वेलोसिटी में चेंज आए मतलब कोई एक एक्सेलरेशन लग रहा होगा, तो लिखो इट शुड हैव सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको एक और नाम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को। इट शुड हैव सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसका एक और नाम होता है वो भी लिखवा देता हूँ, फोर्स नहीं, एक्सेलरेशन फोर्स सेम चीज क्यों लिखेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन, इसे रेडियल वर्ड भी यूज करते हैं, ठीक है ना, रेडियस का लॉन्ग होता है ना हमेशा, इसलिए रेडियल वर्ड भी यूज करते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो वो क्या होता है बेटा रेडियल एक्सेलरेशन, देखो यहां पर ध्यान से, इसी पॉइंट में फिर से लिखो। तो AC हम लोगों ने डिराइव तो कर ही लिया, देखो मैंने वहां पर क्या बोला था आपके सामने फॉर्मूला, v²/r। जिन लोगों को तकलीफ लग रही हो सर ये v फिर आपने एक और वर्ड दे दिया, तो बेटा ये स्पीड है, ठीक है ना, आपके मर्जी में हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, एक ही बात है v²/r। और या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बोल सकते हो, किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी, या फिर मैंने क्या बोला था ω²r, आपकी इच्छा जो बोलना चाहो। दूसरी बात, हम लोगों ने पढ़ा था ए नेट का रिजल्टेंट कितना आता है, AC² प्लस AT², तुम तो ये याद रखो बस, क्यों फॉर्मूला लगाना, AC² प्लस AT²। इस केस में AT 0 था, तो क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं ए नेट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू AC होगा। और बचपन से बच्चे एक ही बात पढ़ते हुए हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यही तो एक्सेलरेशन होता है। तो इस बार इस पूरे का मैग्नीट्यूड, बालक अब देखो दोनों में डिफरेंस समझो, कहाँ थी ये, क्या नाम था, काव्या, देखो इधर, सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड था, और वेलोसिटी के चेंज बाय टाइम का मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन था, वो भी कौन सा, ए नेट। और सिर्फ इस केस में जबकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 था, तब ये AC के बराबर होगा, वरना हमेशा नहीं होगा, ठीक है ना, क्लियर हुआ, तो नोट करो इसे, आप कम से कम इस पॉइंट को तो समझ लो, दोनों में डिफरेंस, तो ये लिख लो, उसके बाद चलो मैं अगला पॉइंट लिख पाता हूँ, क्लियर हो जाएगा।
तो बच्चों मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ कि तुम लोग कभी कोई डाउट वाउट लेके नहीं आते, ऐसा कुछ है क्या, या कभी डाउट आ ही नहीं रहे, ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहा हूँ? वैष्णवी, ज़्यादा अच्छा पढ़ाता हूँ मैं, डाउट ही नहीं आते। इधर जयश्री, कभी डाउट पूछा ही नहीं हमने। क्वेश्चंस तो करते होंगे ना आगे चल के, फिर कौन सी बुक कर रहे हो? कहाँ ही डाउट आएंगे उसमें। MTG कर लो, मैं क्या ही बोलूँ। HC वर्मा जस्ट फॉर रीड, नॉट फॉर क्वेश्चंस। मैंने क्लियरली मना किया था क्वेश्चंस नहीं करना। हाँ, इसके 10 तक क्वेश्चन कर सकते हो, हर चैप्टर में 10 तक के क्वेश्चन कर सकते हो, 10 के बाद नहीं कर पाओगे। हाँ, तुमने तो करके देखा ही है। तो बेटा आप लोगों के लिए मैंने बोला था, जो बायो वाले बच्चे थे उनके लिए मैंने बोला था, अगर बहुत अच्छे से नीट में टॉप करना चाहते हो तो डीसी पांडे नीट की आती है वो खरीद लो, नीट की डीसी पांडे आती है वो शुरू करो। और आप लोगों को कर रहे हो अब एमटीजी तो मैं क्या ही बोलूँ, बाकी नहीं कर रहे तो जिनको मैंने सिंगेज बोला था वो सिंगेज करोगे, जिनको नहीं बोला था वो डीसी पांडे करोगे, ठीक है ना। जिन लोगों को मैंने बुक नहीं बताया जेई वाले बच्चों को, वो डीसी पांडे जेई वाली आती है वो शुरू कर देना, ठीक है। और सिंगेज जिनको मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वही करना। मैं ऐसा नहीं है कि किसी को मना कर रहा हूँ सिंगेज करने से, बट प्रॉब्लम ये है तुम लोग का शुरू में कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। सिंगेज के 4-5 क्वेश्चन करोगे, 5वें 6ठे क्वेश्चन में जाके हालत खराब होता ही होगा भी, जो कर रहे होंगे उनको पता चल रहा होगा। हाँ, तुम इंतजार करो आराम से, अगले साल 11th क्या एक बार और रिपीट कर लेंगे। नहीं, ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, इसकी सबसे ज़्यादा पिटाई करता हूँ मैं, मेरा जो फेवरेट होता है उसकी सबसे ज़्यादा पिटाई होती है, तो इसकी सबसे ज़्यादा पिटाई भी होती है। और बेटा अगले साल पास। हाँ बेटा, सर जेई वालों को कौन सी बुक करनी है? जेई वालों को बेटा जिनको मैंने सिंगेज रेफर कर दी थी वो तो सिंगेज करोगे, जिनको मैंने सिंगेज रेफर नहीं करी है वो लोग डीसी पांडे करोगे, ठीक है। जेई वाली डीसी पांडे आती है। और नीट वाले बच्चे या तो यूएसएस करो, बट यूएसएस मज़ा नहीं आएगा, अगर नीट में अच्छा ही स्कोर करने का मन है ना तो डीसी पांडे करना, ठीक है। नीट डीसी पांडे आती है, नीट वाली आती है अलग से, पड़ी भी है बाहर, अगर हो तो मैं दिखा भी दूंगा। हाँ, बाहर नीट की डीसी पांडे रखी है एक, और जेई की डीसी पांडे ये रखी है, ये पड़ी यहाँ पर, पेपर वेपर पड़े, चलो छोड़ो दिखा दूंगा बाद में, ठीक है। और मेरी तरफ से कोई बुक परचेजिंग का कोई फोर्स नहीं है तुम लोगों पे अभी फिलहाल, बट कोशिश करना हमेशा फिजिकल बुक से पढ़ो, ये सबसे अच्छी चीज़ होती है। ये जो होता है ना, ये सबसे ख़राब काम होता है फ़ोन वोन में बुक डाउनलोड करना, ऑलवेज ट्राई टू फिजिकल बुक। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना सबको, किसी पॉइंट में कोई डाउट आए इंस्टेंट पूछ लेना। नेक्स्ट पॉइंट, ये तो फालतू पॉइंट है वैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड गिव्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड गिव्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये जो मैंने गोला बनाया है ये टर्म लिखो, डी मैग्नीट्यूड ऑफ वी बाई डी टी, ये क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो ए टी इज इक्वल टू डी मैग्नीट्यूड ऑफ वी बाई डी टी। दूसरा पॉइंट लिखो, डिफरेंशिएशन, हाँ अगला पॉइंट है, हाँ मतलब दूसरा मतलब नेक्स्ट पॉइंट, वैसे इसी से रिलेटेड है। डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी गिव्स
गिव्स नेट एक्सेलरेशन या फिर टोटल एक्सेलरेशन। लिखो जो कह रहा हूं लिखो पहले। डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी गिव्स नेट, चाहो तो टोटल एक्सेलरेशन। नेट लिखना चाहो नेट, टोटल मतलब टोटल। यानी बच्चों ये वाला जो टर्म लिखा ना मैंने, ये क्या बताता है मुझे? नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखो इस बार यहां पर अपन ने किसका डिफरेंशिएशन किया है? वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किया है। और ध्यान से देखो यहां पर स्पीड का डिफरेंशिएशन किया है। तो मैंने यही समझाया, स्पीड का डिफरेंशिएशन क्या देता है मुझे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या देता है? नेट एक्सेलरेशन। तो क्या ये दोनों टर्म इक्वल है? नहीं। तो अगला पॉइंट डाल के नॉट इक्वल कर देना। सेम टर्म मतलब पूरा टर्म लिख दो। हाँ बिल्कुल डायरेक्ट लिखो, ये दोनों सेम क्वांटिटी नहीं है, लिखना चाहो तो लिख दो। लिखो अगला पॉइंट, द सेंट्रिपिटल और नॉर्मल और रेडियल, ये तीनों नाम, सेंट्रिपिटल हो चाहे नॉर्मल बोले चाहे रेडियल बोले, कंफ्यूज मत होना, सब एक ही टर्म है। तो सेंट्रिपिटल बोला जाए, नॉर्मल एक्सेलरेशन बोला जाए या रेडियल एक्सेलरेशन। तो द सेंट्रिपिटल और नॉर्मल और रेडियल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, क्या आया था? AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर। तो लिख दो। अच्छा, ये फॉर्मूला जब हमने डिराइव किया तो वहां पर एक अजम्पशन लिया था, स्पीड इज कांस्टेंट। तो यार स्पीड वेरिएबल होगी तब भी यही फॉर्मूला होगा क्या? तो लिखो, लिखो अगला पॉइंट, वी हैव डिराइव्ड द फॉर्मूला फॉर कंडीशन, we have derived the formula for condition हाँ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन उसी में कर रहा हूँ यार मैं। AC लिख देना शॉर्टकट, मतलब उसमें मैंने बोलना भूल गया। वी डिराइव्ड द, क्या बोला था मैंने? वी डिराइव्ड फॉर्मूला ऑफ AC या सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन फॉर अ कंडीशन स्पीड इज कांस्टेंट। Speed is constant, that is AC is equal to V square by R. But it is also valid या also applicable when speed is variable. ये तब भी वैलिड है जब स्पीड वेरिएबल होगा। ठीक है, इजी। अब बेटा जितने भी पॉइंट्स अपन ने इस सर्कुलर मोशन में पढ़े, प्लीज वापस अभी तुरंत पढ़ना शुरू करो, और कहीं डाउट आ रहा है तो पूछो मुझसे। मतलब पॉइंट्स मतलब ये चैप्टर की स्टार्टिंग बोल रहा हूं मैं, पूरा जहां से सर्कुलर स्टार्ट किया है, क्योंकि इतनी सी कहानी है जो पूरा सर्कुलर मोशन बनाएगी आगे, बाकी सब कुछ यही करेगी। अच्छा टेस्टी था नहीं था टॉपिक? मस्त था ना? मजा आया नहीं आया फिजिक्स का? वैष्णवी को नहीं आया।